तो अब ये तय हो गया है, भारत आधिकारिक तौर पर चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। लगभग 147 करोड़ लोग। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये चौंकाने वाला है। और जो बात इसे और भी ज्यादा अजीब बनाती है वो ये है कि दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है। हाँ, और उनके पास रहने के लिए दुनिया की सिर्फ 2% जमीन है। बिल्कुल। और जब भी कोई आंकड़ा सुनता है तो पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है ओवर पॉपुलेशन। एकदम। और इसी ओवर पॉपुलेशन के थप्पे के साथ कई धाराएं भी आती हैं। कोई कम शिक्षा को दोष देता है तो कोई गरीबी को। और हाँ, एक पसंदीदा निशाना तो हमेशा से यूपी और बिहार रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। अगर आप सिर्फ यूपी और बिहार को मिलाकर एक अलग देश बना दें तो वो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। तीसरा? हाँ, दोनों की कुल आबादी 37 करोड़ के आसपास है, जो कि पूरे अमेरिका से भी ज्यादा है। कमाल है। लेकिन आज हम इसी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत की इस विशाल आबादी के पीछे असली वजह यूपी बिहार नहीं, गरीबी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हजारों लाखों सालों से हमारे साथ है और किसी के भी नियंत्रण से बाहर है। हाँ, और वो है भारत का भूगोल। भूगोल। बिल्कुल। हम अक्सर सामाजिक और आर्थिक कारणों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन हम उस मंच को ही भूल जाते हैं जिस पर ये पूरी कहानी हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। आज हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे कि भारत हमेशा से ही इतना ज्यादा आबादी वाला देश क्यों रहा है। और आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, हमेशा से। हाँ, मैं इसी पर जोर दे रहा था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के शोध के मुताबिक आज से 2000 साल पहले 1 AD से 1000 AD के बीच दुनिया की कुल आबादी का लगभग 30% हिस्सा भारतीय था। 30%? यानी हर 3 में से 1 इंसान भारतीय था। आज ये आंकड़ा हर 6 में से 1 है। तो असल में दुनिया की आबादी के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी पहले कहीं ज्यादा थी। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इस पहेली का जवाब क्या है? जवाब एक ही शब्द में है, भूगोल। और इस भूगोल का सबसे बड़ा नायक है सिंधु गंगा का मैदान, मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं है। हाँ? हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे उपजाऊ और लगातार बने रहने वाले, क्या कहते हैं हम, जलोढ़ मैदान की। बिल्कुल। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये एक विशाल हरे रंग की पट्टी जैसा दिखता है जो पाकिस्तान के सिंध से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार से होते हुए बांग्लादेश के सुंदरबन तक फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका। 7 लाख वर्ग किलोमीटर, और इस एक मैदान में दुनिया की 11% आबादी रहती है। 11%? ये तो अविश्वसनीय है। और इसके बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, जो आज से करीब 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। तो हुआ ये कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी और वो यूरेशियन प्लेट से टकराई। एक जबरदस्त टक्कर, इतनी जबरदस्त कि इससे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। और यहीं पर प्रकृति का जादू शुरू होता है। हाँ, इस टक्कर से हिमालय के ठीक दक्षिण में एक बहुत गहरी खाई या डिप्रेशन बन गया। और फिर लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली अनगिनत नदियों ने इस खाई को तलछट यानी सेडिमेंट्स और उपजाऊ मिट्टी से भरना शुरू कर दिया, जिसे हम एलुवियम कहते हैं। एकदम सही। ये नदियां हर साल अपने साथ पहाड़ों से ताजी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी लाती रहीं और उसे इस मैदान में बिछाती रहीं। तो ये एक तरह का प्राकृतिक उपहार है जो हमें लाखों सालों से मिल रहा है। लेकिन सिर्फ उपजाऊ जमीन ही तो काफी नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। बिना पानी के तो वो भी रेगिस्तान बन जाए। और यहीं पर भारत को एक असाधारण भौगोलिक वरदान मिला हुआ है, जिसे हम पानी का तिहरा लाभ कह सकते हैं। ये बहुत अनोखी बात है। तिहरा लाभ? अच्छा, वो क्या है? देखिए, पहला लाभ तो सीधे सीधे हिमालय से आता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ हिमालय पर ही है। इसीलिए इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक समझे, मतलब पानी का एक विशालकाय बैंक जो पहाड़ों पर जमा है। जब गर्मियों में ये बर्फ पिघलती है तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं। और ये साल भर पानी से लबालब रहती हैं, ये कभी नहीं सूखती। ये तो हुआ पहला लाभ। दूसरा लाभ है मॉनसून। हिमालय की ऊंची दीवारें
दक्षिण पश्चिम से आने वाली मॉनसूनी हवाओं के लिए एक विशाल बैरियर का काम करती हैं। अच्छा, वो उन्हें रोक देती हैं। हाँ, वो इन नमी से भरी हवाओं को तिब्बत की तरफ जाने से रोक देती हैं और उन्हें मजबूर करती हैं कि वो अपनी सारी नमी पूरे उत्तर भारत पर बरसा दें। और तीसरा लाभ? तीसरा लाभ जलवायु से जुड़ा है। यही पहाड़ मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली सूखी हवाओं को भी भारत में आने से रोकते हैं। मतलब अगर हिमालय नहीं होता तो दिल्ली और लखनऊ लगभग नामुमकिन होता। कमाल है। तो इन तीनों को जोड़कर देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान, साल भर बहने वाली नदियां, भरपूर मॉनसून और खेती के लिए सही मौसम। बिल्कुल। और इस तिहरे लाभ का नतीजा ये हुआ कि सिंधु गंगा के मैदान में साल में 2 से 3 फसलें उगाना संभव है। ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया में ज्यादातर जगहों पर मुमकिन नहीं है। और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? हाँ, है ना। लगभग 2300 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था, मेगिस्थनीज। हाँ, इंडिका का लेखक। बिल्कुल। जब वो वापस ग्रीस गया तो उसने अपनी किताब में साफ साफ लिखा था कि भारत में साल में 2 फसलें होती हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। कभी अकाल नहीं पड़ता? ये तो हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है कि भारत ऐतिहासिक रूप से एक गरीब देश था। जाहिर है, जब एक जमीन 2 से 3 गुना ज्यादा फसल दे सकती है तो वो 2 से 3 गुना ज्यादा लोगों का पेट भी भर सकती है। ये तर्क तो बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल अटक रहा है। अगर हम उपजाऊ नदी घाटियों की बात कर रहे हैं तो चीन का उदाहरण भी तो है, पीली नदी घाटी। हाँ, तो फिर हमारा मैदान इतना खास क्यों है? यहाँ पर आकर आकार का अंतर साफ दिखता है। चीन का उत्तरी मैदान नॉर्थ चाइना प्लेन बहुत उपजाऊ है, लेकिन उसका क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर है। और हमारा 7 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 2 गुना। और वहां भारत जैसा कोई निश्चित मॉनसून का मौसम नहीं है, जिससे खेती ज्यादातर नदियों के पानी पर ही निर्भर करती है। अच्छा, और मिस्र का क्या? नील नदी की सभ्यता। नील नदी की घाटी अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ है, लेकिन वो सिर्फ 33,000 वर्ग किलोमीटर की एक पतली सी पट्टी है बस। हाँ, और उसके दोनों तरफ विशाल सहारा रेगिस्तान है। यही वजह है कि आज भी मिस्र की 95% आबादी नील नदी के 20 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है। उसकी तुलना भारत से नहीं की जा सकती। ये तुलना सच में भारत की भौगोलिक खासियत को उजागर करती है। एक और दिलचस्प उदाहरण यूरोप का है। नेदरलैंड्स को देखिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, भारत से भी ज्यादा हैं। रुकिए, क्या कहा? नेदरलैंड्स का जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ बिल्कुल। नेदरलैंड्स में 531 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि भारत में 484। अविश्वसनीय। और कारण वही है, भूगोल। नेदरलैंड्स की जमीन भी राइन, म्यूज और शेल्ट जैसी बड़ी नदियों के डेल्टा पर बसी है, जो इसे बेहद उपजाऊ बनाती है। इससे पता चलता है कि उपजाऊ जमीन कितनी बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकती है। तो ये पैटर्न तो साफ है, लेकिन एक मामला है जो इस पैटर्न में फिट नहीं बैठता। जापान। वहां तो सिर्फ 12-12.5% जमीन ही खेती के लायक है। सही सवाल। और ये दिखाता है कि भूगोल अलग अलग तरीकों से आबादी का समर्थन कर सकता है। जापान के मामले में भूगोल ने उन्हें एक अलग तरह का वरदान दिया, समुद्र। मतलब मछलियां? हाँ, ऐतिहासिक रूप से चावल के साथ साथ मछली और समुद्री भोजन ने जापान की बड़ी आबादी को बनाए रखने में मदद की। उनके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत समुद्र रहा है। ठीक है, समझ गया। लेकिन ये भौगोलिक तर्क इतना सम्मोहक है कि ये एक और सवाल खड़ा करता है। अगर हमारी जमीन हमेशा से इतनी सहायक रही है, तो फिर हाल की सदियों में चीन हमसे आबादी में आगे कैसे निकल गया? बिल्कुल। 1700 ईस्वी तक भी भारत की आबादी चीन से ज्यादा थी। तो ये बदलाव आया कैसे? ये एक ऐतिहासिक रहस्य जैसा लगता है। और यहाँ कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। ये एक विसंगति है, एक अनोमली। चीन इसलिए आगे नहीं निकला कि उसकी आबादी अचानक तेजी से बढ़ गई, तो फिर? बल्कि इसलिए निकला क्योंकि भारत की आबादी को कृत्रिम रूप से जबरदस्ती कम कर दिया गया। और ये किसने किया? इसका कारण था ब्रिटिश राज। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1770 से लेके 1947 तक के 177 सालों में भारत में 25 बड़े अकाल पड़े। 25 बड़े अकाल? इसका मतलब है कि औसतन हर 7 साल में एक बड़ा अकाल पड़ रहा था। हाँ, ये अविश्वसनीय है।
खासकर मेगास्थनीज के उस वर्णन के बाद। और इन अकालों में अनुमानित 3 से 3.5 करोड़ भारतीयों की मौत हुई। 3 से 3.5 करोड़, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। प्रथम विश्व युद्ध में पूरी दुनिया में जितने लोग मारे गए थे, उससे लगभग 4 गुना ज्यादा लोग सिर्फ भारत में इन अकालों में मारे गए। और ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी? नहीं, ये मानव निर्मित थी। जैसे 1943 का बंगाल का भयानक अकाल, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये इसलिए नहीं हुआ कि अनाज की कमी थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बंगाल से अनाज जब्त करके बाहर भेज रही थी। तो स्थानीय आबादी के लिए कुछ नहीं छोड़ा गया? कुछ भी नहीं। इन शोषणकारी नीतियों ने हजारों साल के इतिहास में यह ब्रिटिश कालिक दुखद विसंगति बना दिया। तो जब 1947 में हमें आजादी मिली तो ये कृत्रिम दबाव हट गया और भारत की आबादी अपनी स्वाभाविक क्षमता की ओर वापस लौटने लगी। बिल्कुल, आजादी के बाद देश में फिर कभी कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा। हरित क्रांति आई, खाद्य सुरक्षा बढ़ी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं। और नतीजा ये हुआ कि मृत्यु दर तेजी से घटी और आबादी फिर से बढ़ने लगी। बहुत तेजी से। 1947 से 1981 के बीच सिर्फ 34 सालों में भारत की आबादी लगभग दोगुनी हो गई। लेकिन वो विस्फोटक वृद्धि हमेशा तो नहीं चल सकती थी, है ना? और यहीं पर कहानी एक बार फिर बदलती है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जागरूकता आ रही है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अब स्थिर हो रही है। और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। पूरी तरह से। भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR अब 1.9 पर आ गया है। 1 मिनट, 1.9? मैंने पढ़ा है कि किसी भी आबादी को स्थिर रखने के लिए ये दर 2.1 होनी चाहिए। हाँ, जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अब उस स्तर से भी नीचे आ चुके हैं। एकदम से। आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता की पीढ़ी से भी कम बच्चे पैदा कर रही हैं। तो जो जनसंख्या विस्फोट की कहानी हम सुनते आए हैं, वो अब अतीत की बात हो चुकी है। और भविष्य के अनुमान क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत की आबादी 2060 के आसपास अपने चरम पर पहुंचेगी और फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत ओवर पॉपुलेटेड है, तो सही जवाब ये है कि भारत ओवर पॉपुलेटेड नहीं, बल्कि भौगोलिक रूप से धन्य है, जिसकी आबादी अब स्वाभाविक रूप से स्थिर हो रही है। लेकिन यहाँ एक विडंबना है। हम दशकों से अपनी आबादी को नियंत्रित करने की चिंता कर रहे थे, और अब जब हम इसमें सफल हो गए हैं, तो हमें पता चल रहा है कि वो भौगोलिक नींव ही खतरे में है जिसने इस आबादी को जन्म दिया था। आप जलवायु परिवर्तन की बात कर रही हैं? हाँ, वो सारी चीजें जिन्होंने हमें ये तिहरा लाभ दिया अब संकट में है। हिमालय के ग्लेशियर्स, हमारा वो तीसरा ध्रुव, वो पिछले दशक की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। जिसका मतलब है कि भविष्य में हमारी नदियों में पानी का प्रवाह कम हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, जलवायु परिवर्तन से मॉनसून का पैटर्न भी पूरी तरह से बदल रहा है। अब या तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है जिससे बाढ़ आती है, या फिर लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा हमने जमीन से इतना पानी निकाला है कि सिंधु गंगा के मैदान में भूजल का स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है। तो जो मैदान हजारों सालों से भारत के लिए एक वरदान रहा है, वो अब हमारे ही कार्यों के कारण करोड़ों लोगों के लिए एक अभिशाप बन सकता है। अगर इन चीजों को नियंत्रित नहीं किया गया तो निश्चित रूप से। तो ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके छोड़ देता है ना? बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जिन भौगोलिक शक्तियों ने भारत की इस विशाल आबादी का निर्माण किया, वे आज खुद एक अभूतपूर्व संकट में हैं। जब किसी देश की जीवन रेखा यानी हिमालय से आने वाला पानी और उससे बनने वाला मॉनसून ही अविश्वसनीय हो जाए, तो 1.4 अरब लोगों का भविष्य क्या होगा? अब चुनौती सिर्फ जनसंख्या वृद्धि को रोकने की नहीं है, जो हम पहले ही कर चुके हैं। असली चुनौती उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की है जो इस आबादी को जीवित रखता है।